हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको JVVNL में पूछे गए इलेक्शन थ्योरी के टॉप MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। आज हमारा इलेक्शन थ्योरी का पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने 50% कंप्लीट किए थे। बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलेंड्रिकल प्रकार के रोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम में पूछा गया था, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बराबर होता है। आपको बताना है अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध व आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है, आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध तथा आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रतिरोध के योग के बराबर इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस का मान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम में पूछा गया था, कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। आपको बताना है कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में कॉम्यूटेटर कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे में पश्चात धारा को उलट दी जाती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, कॉम्यूटेटर कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे में धारा को उलट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो एग्जाम पूछा गया था, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आपको बताना है शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, सेंडिंग कोयल के द्वारा उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सी मोटर AC व DC दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है? आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जो कि AC व DC दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल मोटर जो कि AC व DC दोनों प्रकार की आपूर्ति पर चल सकती है। अगला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर पर कोई टिथ या वाइंडिंग नहीं होते हैं? आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जिसमें कोई भी टिथ या वाइंडिंग नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिस्टेरेसिस मोटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की 1/7 दर पर चाल से चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? आपको बताना है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की 1/7 दर चाल से चलने वाली प्रवृत्ति को दर्शाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, इसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया था, हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है? आपको बताना है हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, क्रोम स्टील का बना होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर जो कि क्रोम स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? आपको बताना है इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, मोटर में विकसित अनुकंप के द्वारा इसमें क्रॉलिंग उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है? आपको बताना है एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, आर्द्रता मुक्त वायु। इसमें आर्द्रता मुक्त वायु का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार, आपको बताना है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उपरिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए? आपको बताना है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उपरिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई, 3000 वाट तक सीमित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया था, भारत में सुरक्षात्मक भू संकल्प के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है भारत में सुरक्षात्मक भू संकल्प के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, हरे रंग का प्रयोग किया जाता है भू संकल्पन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? आपको बताना है अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, अस्थायी वायरिंग के लिए क्लिट वायरिंग सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 SWG के व्यास का तुल्यांकित मान क्या होगा? आपको बताना 3 SWG के व्यास का तुल्यांकित मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 6.4008 mm इसका तुल्यांकित मान होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है? आपको बताना है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, 1.5 वोल्टेज जो कि इसका मान होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो एग्जाम में पूछा गया था, धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणक का मान क्या होगा? आपको बताना है धारा और वोल्टेज का मान यदि फेज में है तो उसके शक्ति गुणक का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, यूनिटी। उसके शक्ति गुणक का मान यूनिटी होगा। अगला क्वेश्चन है, ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य होता है? आपको बताना है ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। स्टील तार का इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि इसमें अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान हो सके।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आपको बताना है उप स्टेशन विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इन सबों के लिए। तेल के रिसाव में आग लगने से टालने के लिए, स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकने के लिए, यार्ड के कार्य अवस्था सुधारने के लिए, लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटनाओं को बचाने के लिए, इन सब से बचने के लिए उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी क्रीपेज की दूरी का सुझाव दिया जाता है? आपको बताना है स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी क्रीपेज दूरी का सुझाव का दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 mm पर kV की दूरी का सुझाव दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियां पार करते हेतु संचरण लाइन के निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है संचरण लाइन के अंतिम सिरों पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों को पार करते हुए संचरण लाइन के निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेन इंसुलेटर। इसमें स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है? आपको बताना है उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंट संधारित्र या शंट कैपेसिटर, जो कि शक्ति गुणक सुधारने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, 400 kV के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होना चाहिए? आपको बताना है 400 kV के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4200 mm। 4200 mm इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि से डिस्चार्ज करता है? आपको बताना है उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश की भूमि को डिस्चार्ज करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूसंकर स्विच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? आपको बताना निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, पर्वतीय क्षेत्र के लिए, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर के लिए, ऑफशोर के लिए तथा भूमिगत स्टेशन के लिए, इन सब के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है? आपको बताना निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक या सदिश मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक वेक्टर या सदिश मात्रक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डायपोल की क्षमता का मापक क्या होता है? आपको बताना है किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डायपोल की क्षमता का मापक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायपोल गति इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा जो कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेंटालम जो कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है? आपको बताना है किसी पदार्थ का वह गुण जो कि सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, वह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारगम्यता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परम एलॉय का मुख्य भाग है। आपको बताना है परम एलॉय का मुख्य भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निकल जो कि परम एलॉय का मुख्य भाग है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वह तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है, वह है। आपको बताना है वह तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है, वह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डायमैग्नेटिक की पारगम्यता उसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है। निम्न में से अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है? आपको बताना है निम्न में से वह कौन सा है जो कि परम उपकरणों का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जो कि परम उपकरणों का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, परमिएबिलिटी का व्युत्क्रम क्या है? आपको बताना है परमिएबिलिटी का उत्क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलेक्टिविटी जो कि परमिएबिलिटी का व्युत्क्रम है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता क्या होगी? आपको बताना है यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 24 कूलम का चार्ज का वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.024 फेरड, क्योंकि इसकी धारिता का क्षमता का सूत्र होता है Q/V। तो Q का मान दिया रहेगा 0.24/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.024 फेरड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 माइक्रोफेरड कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो समान धारिता का मान क्या होगा? आपको बताना है यदि 10 माइक्रोफेरड कैपेसिटर श्रेणी में
जुड़े हुए हैं तो समान धारिता का मान क्या होगा। आपको बताना है यदि 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के 3 कैपेसिटर हैं, आपको ध्यान रखना है 3 कैपेसिटर जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी धारिता का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी 3.33 माइक्रोफेरेड, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका मान प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 तो 3/10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.33 माइक्रोफेरेड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, गोज नियम निम्न में से लागू होता है। आप बताएं गोज का नियम जो कि किस पर लागू होता है। तो इसका आंसर का ऑप्शन ई इन सब पर। गोज का नियम जो कि इन सभी पर लागू होता है। फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज के लिए लंबे सीधे तार के कारण, फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज के लिए ये तार के कारण तथा फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, फील्ड के लिए पूरी तरह से चार्ज किए गए वलयाकार कोषों के कारण, इन सभी पर गोज का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों का अलगाव बांटा गया है तो इसकी धारिता का मान क्या होगा। इसका आंसर का ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा। इसकी धारिता का मान 2 गुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है उसके लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है, तब इस समय की मात्रा है। आपको बताना है उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला गया है तब तक के समय की याद मात्रा क्या कहलाती है। तो इसका आंसर का ऑप्शन है आर्किंग का समय, उसे हम आर्किंग का समय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है और इसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का मांग कारक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.5। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता के कारण है। आपको बताना है किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता किसके कारण है। तो इसका आंसर का ऑप्शन बी लाइन के विभव में अंतर के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता के द्वारा मुख्यतः आपूर्ति बढ़ाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 90 डिग्री। स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता 90 डिग्री द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, संतुलित परिचालक के लिए टीजर परिणामित्र को फेरे के अनुपात की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई 0.866 अनुपात 1 की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कला परिणामित्र के डेल्टा स्टार संयोजन में स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता की सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता होती है। आपको बताना है 3 कला परिणामित्र के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 30 डिग्री लीडिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा स्टार संयोजन में निम्न में से क्या लाभ है। आपको बताना डेल्टा स्टार संयोजन का निम्न में से क्या लाभ है। तो इसका आंसर का ऑप्शन ई द्वितीयक वोल्टता का कोई विरूपण नहीं होता है, दीर्घ असंतुलित भार को संभालता है, 3 फेज 4 प्रणाली को प्रयुक्त करता है, प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट से कम आवश्यकता होता है। इन सभी का इसका प्रमुख लाभ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संपन्नर परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज है। आपको बताना है संपन्नर परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज का मान होता है। तो इसका आंसर का ऑप्शन है 0 के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है संपन्नर में एक परिणामित्र की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज का मान 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र में स्लोजिंग का प्राथमिक कारण क्या है। आपको बताना है परिणामित्र में स्लोजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है। तो इसका आंसर का ऑप्शन सी तेल का ऑक्सीकरण, तेल के ऑक्सीकरण के कारण स्लोजिंग होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, निम्न में से कौन से परीक्षणों को 2 समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है। आपको बताना है निम्न में से कौन से परीक्षणों को 2 समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है बैक टू बैक परीक्षण, बैक टू बैक परीक्षण इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, परिणामित्र के स्वासी में प्रयुक्त रसायन होता है। आपको बताना है परिणामित्र के स्वासी में प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी सिलिका जेल इसमें प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र पर लघु परिपथ परीक्षण के लिए लौह हानि नगण्य होती है क्योंकि। आपको बताना है परिपथ में लघु पथ परीक्षण के दौरान लौह हानियों का मान नगण्य होता है, क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी प्राथमिक अक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है, इसलिए इसकी लौह हानियां नगण्य होती है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। आपको बताना है एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है CO2 अग्निशामक का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम सवाल है हमारा आज का, एक स्विच है जो 2 बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है। तो इसका राइट आंसर का दोहरा ब्रेक स्विच है, एक स्विच है जो बिंदुओं पर एक संयोजित परिपथ को खोलता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।